हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस मेंटोर। और आज का ये लेक्चर बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम चैप्टर 3 ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक साइंस को सरफेस लेवल पर ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट डीप डाइव मास्टर क्लास के रूप में कवर करेंगे। ओके, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी जे एस से या फिर यूपी ट्रिपल एस सी एफ एस एल, या किसी स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें फोरेंसिक साइंस का रोल हो, तो ये लेक्चर आपके लिए हर एक कंसेप्ट को जीरो लेवल से लेकर क्लियर करेगा। पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू होते हैं कि फोरेंसिक साइंस को अलग अलग ब्रांचेस में तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इमेजिन कीजिए क्राइम सीन, वहां पर का वेपन मिला है, खून के दाग मिले हैं, एक फोर्ज्ड सुसाइड नोट भी मिला है, एक ब्रोकन ग्लास पीस हो सकते हैं, और क्रिमिनल के फोन भी छूट सकता है। तो क्या मैं एक सिंगल ह्यूमन एक्सपर्ट ग्लास एनालिसिस, डीएनए प्रोफाइलिंग, टॉक्सिक पॉइजन और फोन हैकिंग सब कुछ अकेला कर सकता है? द आंसर इज नो। इसलिए फोरेंसिक साइंस को स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया। इन ब्रांचेस को समझने के लिए बोर्ड पर कुछ साइंटिस्ट जिनको आपने पहले भी पढ़ा होगा, ओके, जैसे कि मैथ्यू और फिला, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, अल्फोंस बर्टिलियोन, जिन्होंने बर्टिलियोन सिस्टम दिया था। उसके बाद आते हैं सर फ्रांसिस गैल्टन, उन्होंने फिंगरप्रिंट की यूनिकनेस प्रूव की थी। और उसके बाद डॉक्टर एडमंड लॉकहार्ट, जिन्होंने कहा था कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव अ ट्रेस। उन्होंने म्यूचुअल ट्रेसेस एक्सचेंज के बारे में बताया था। ओके, और नोटबुक निकाल लीजिए, एक एक ब्रांच को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस डेप्थ तक समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोरेंसिक बायोलॉजी और फोरेंसिक सेरोलॉजी से। ओके, फोरेंसिक बायोलॉजी सबसे पहले स्टूडेंट अक्सर इन दोनों को एक ही समझने की गलती करते हैं, लेकिन इनका स्कोप में जमीन आसमान का फर्क है। फोरेंसिक बायोलॉजी का फोकस होता है सॉलिड टिश्यूज, स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल पर। ओके, तो जब क्राइम सीन से बायोलॉजिकल सैंपल जैसे हेयर, बोन, स्किन टिश्यू या टीथ मिलते हैं, तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट उनका डीएनए प्रोफाइलिंग करता है। डीएनए प्रोफाइलिंग काम कैसे करता है अब हम ये समझेंगे। ओके, जैसे कि कुछ भी एविडेंस, ब्लड, सलाइवा, सीमन, यूरिन, हेयर, नेल, बोन, टीथ, ऐसे कुछ भी एविडेंसेस मिलते हैं, तो फोरेंसिक बायोलॉजी उनका डीएनए प्रोफाइलिंग करता है। ओके, जिससे कि विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन या सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो सके। डीएनए से पैटर्निटी टेस्ट होता है और स्पेसिफिसीज का कि ह्यूमन ब्लड है या फिर एनिमल ब्लड है, ये सब चीज आइडेंटिफाई की जाती है। अब देखते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग काम कैसे करती है। तो एक ह्यूमन जीनोम का 99% पार्ट सभी इंसानों में सेम होता है। ओके, ह्यूमन जीनोम का, आई एम मूविंग टू द ब्लैंक स्लाइड, वेट फॉर सम टाइम। यस, तो एक ह्यूमन जीनोम का 99.9% सभी इंसानों में सेम होता है। हम जिस पोर्शन पर फोकस करते हैं वो होता है 0.1%। उसे एसटीआर यानी शॉर्ट टेंडन रिपीट्स कहते हैं। ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है। ओके, आई एम राइटिंग, इज द पेन। ओके, सो
तो ह्यूमन जीनोम का 99.9% पार्ट सभी इंसानों में, सभी ह्यूमंस में सेम होता है। ओके। हम जिस पोर्शन को पर फोकस करने वाले हैं उसे STR कहते हैं, यानी कि शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, जो कि 0.1 होता है। ओके। STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, जो कि 0.1% होता है। ओके। ह्यूमन जीनोम का। ओके। ये रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है। सो यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल। सो बहुत बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि आप सर छोटा लिखते हो। सो आई एम गोइंग टू मेक इट बिग नाउ। ओके। सो अब एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन समझिए जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो होता है न्यूक्लियर DNA वर्सेस माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ओके। सो न्यूक्लियर DNA जो होता है ये सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। इसका 50% पार्ट मदर से और 50% फादर से आता है। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन देता है। ओके। सो न्यूक्लियर DNA। अभी हम इन सब चीजों को डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे इनके अलग अलग चैप्टर्स में। जैसे यहाँ पे ब्रांच है फॉरेंसिक सीरोलॉजी, इसको और डिटेल में पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे आगे इन्हीं लेक्चर सीरीज में। ओके। सो ये न्यूक्लियस में मिलता है, इसका 50% पार्ट 50% पार्ट मदर से आता है। ओके। एंड 50% पार्ट फादर से। ओके। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ओके। ये मतलब ये इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन देता है। अब आते हैं दूसरा, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर रिंग फॉर्म में मिलता है और 100% मैटरनल लाइनेज ट्रेस करता है। मतलब आपकी मदर का और आपके मैटरनल ग्रैंड मदर का माइटोकॉन्ड्रियल DNA आइडेंटिकल होगा। ओके। एम्प्टी DNA यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ओके। ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे उन्होंने अपने मास्टर्स में ये सब चीज करी होंगी, बल्कि बैचलर्स में ही। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर रिंग में। ओके। सर्कुलर रिंग में, रिंग फॉर्म में मिलता है और ये 100% मैटरनल लीनिएज होता है। 100% मैटरनल लीनिएज होता है। ओके। मतलब कि आपकी मदर का आपके मैटरनल ग्रैंड मदर का DNA आइडेंटिकल होगा। ओके। सो अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर कोई सैंपल सेंचुरीज पुराना है, सीवरली बर्न है, या वहां सिर्फ बिना रूट का हेयर शाफ्ट मिलता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तब वहां न्यूक्लियर DNA फेल हो जाता है और तब हम
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूज करते हैं क्योंकि एक सिंगल सेल में हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओके, सो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच पर, फॉरेंसिक सेरोलॉजी। सो फॉरेंसिक सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी स्पेसिफिकली डील करती है बॉडी फ्लूइड से, जैसे ब्लड, सीमन, सलाइवा, स्वेट एंड यूरिन। सेरोलॉजिस्ट का वर्क फ्लो दो स्टेजेस में होता है। पहला प्रीसम्प्टिव टेस्ट, सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, ये इसे राइट डाउन कीजिए फॉरेंसिक सेरोलॉजी को। ओके, तो दो डील विद द एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ओके, सो बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड, सीमन, सलाइवा, स्वेट, यूरिन, वेजिनल फ्लूइड। ओके, बायोलॉजी में भी हम कुछ कॉमन चीजों का डीएनए प्रोफाइलिंग करते थे, लेकिन फोरेंसिक सीरोलॉजी में स्पेशली बॉडी फ्लूइड्स को ही एग्जामिन किया जाता है। ओके, सो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं कि ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल स्टेन एंड सेक्सुअल असोल्ट इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो ब्लड एनालिसिस के भी दो तरीके से होता है, मतलब हर एक ब्लड एनालिसिस टू स्टेजेस में होता है। पहला होता है प्रीसम्प्टिव टेस्ट, सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, सो प्रीसम्प्टिव टेस्ट में कॉस्टली मेयर टेस्ट स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। सो ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम ग्रुप आयरन प्रेजेंट होता है। इस आयरन के पास पेरोक्सीडेस लाइक कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, और जब हम सैंपल्स में फिनेफ्थलीन रीजेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो कैटालिटिक रिएक्शन की वजह से ऑक्सीडेशन होता है और कलरलेस सॉल्यूशन इंस्टेंट पिंक हो जाता है। ओके, सो ये तो हो गया प्रिजम्पटिव टेस्ट। उसके बाद करते हैं हम कंफर्मेटरी टेस्ट, विच इज टाकायामा टेस्ट। तो सैंपल को पायरिडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ग्लूकोज के साथ हीट करते हैं। अगर ब्लड प्रेजेंट है तो फेरस आयरन पायरिडीन के साथ बाइंड होकर माइक्रोस्कोप के अंदर फीदरी पिंक हेमोक्रोमोजन क्रिस्टल बनाता है, और ये टेस्ट कोर्ट में एब्सोल्यूट प्रूफ है। ओके, सो अब मैं आपको लिख देता हूँ इसको ब्लड एनालिसिस के बारे में ऑन द ब्लैंक स्लाइड। सो ब्लड एनालिसिस, ब्लड ब्लड एनालिसिस जो होता है वो दो स्टेजेस में होता है। पहला प्रिजम्पटिव टेस्ट। ओके, दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट। तो प्रिजम्पटिव टेस्ट में कैसले मेयर टेस्ट होता है स्पेसिफिकली। ओके, तो कैसले मेयर टेस्ट में होता क्या है कि ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम ग्रुप आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, हेमोग्लोबिन के हीम ग्रुप आयरन
हेमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है इस जो प्रेजेंट होता है इसके पास पेरोक्सीडेस लाइक कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ओके, पेरोक्सीडेस एक्टिविटी। जब हम सैंपल्स में फेनेप्थेनिल रिएजेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो कैटालिटिक रिएक्शन की वजह से ऑक्सीडेशन होता है और इसका कलरलेस से पिंक कलर का ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो फेनेप्थेलिन रिएजेंट फेनो फेनोथलीन रिएजेंट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो ये कलरलेस से पिंक हो जाता है। से पिंक ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये ड्यू टू द कैटालिटिक पेरिक्सोड पेरिऑक्सीडेस लाइक कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से ये कलरलेस से पिंक हो जाता है इन दो रिएजेंट को मिलाने के बाद। ओके, सो ये प्रिजम्पटिव टेस्ट हुआ। उसके बाद होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, कंफर्मेटरी सो कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या होता है? टाकायामा टेस्ट। तो सैंपल को ओके, सो सैंपल को हीट करते हैं पायरेडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और ग्लूकोज के साथ। ओके, सैंपल को हीट किया जाता है किसके साथ? पायरेडीन, ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और ग्लूकोज के साथ। फिर होता क्या है कि अगर ब्लड प्रेजेंट होता है तो फेरस आयरन पायरेडीन के साथ बाइंड होकर माइक्रोस्कोप के अंदर फीदरी पिंक हेमोक्रोम क्रिस्टल्स बनाता है। ओके, फेरस फेरस आयरन पायरेडीन के साथ बाइंड होकर ओके माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस में फीदरी पिंक हेमोक्रोमोजन क्रिस्टल्स बनाता है। ओके, और ये टेस्ट कोर्ट में
एब्सोल्यूट प्रूफ होता है। ओके, सो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीमन एनालिसिस। सो सीमन एनालिसिस में सेमिनल फ्लूइड में एसिड फोस्फेटेज एंजाइम की हाई कंसेंट्रेशन में मिलता है। ओके, तो फर्स्ट ब्लू बी सॉल्ट के साथ ये पर्पल कलर रिएक्शन देता है। ओके, तो जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें एसिड फोस्फेट एंजाइम हाई कंसेंट्रेशन में मिलता है और फास्ट ब्लू सॉल्ट के साथ पर्पल कलर रिएक्शन देता है। ये सब तो आप इसे लिख सकते हैं। आई एम ऑल्सो राइटिंग। सेमिनल फ्लूइड के अंदर एसिड फोस्फेट प्रेजेंट होता है, एसिड फोस्फेटेस एंजाइम प्रेजेंट होता है हाई कंसेंट्रेशन में। ओके, सो जब इसे फास्ट ब्लू बी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो ये पर्पल कलर रिएक्शन देता है। ओके, पर्पल कलर रिएक्शन। उसके बाद कंफर्मेटरी लेवल पर माइक्रोस्कोप से स्पर्मेटोजोआ विजुअलाइज किए जाते हैं या फिर P30 या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन डिटेक्शन टेस्ट रन किया जाता है। ओके, कंफर्मेटरी लेवल पर माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज किया जाता है या फिर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोटीन डिटेक्शन टेस्ट रन किया जाता है। ओके, कंफर्मेटरी कंफर्मेटरी लेवल पर ये तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है या फिर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्शन PSR PSR डिटेक्शन। PSR is prostate specific antigen protein detection. Okay, so remember fluid identification या blood typing, serology, DNA, STR, insect entomology and टिश्यू स्ट्रक्चर, ये सब बायोलॉजी में है। ओके, बायोलॉजी के अंडर आते हैं। सेरोलॉजी भी एक बायोलॉजी के अंडर ही पार्ट है। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर ब्रांच which is forensic chemistry. So forensic chemistry. So फोरेंसिक केमिस्ट्री डील करती है नॉन बायोलॉजिकल केमिकल मैट्रिसेस से। मतलब क्राइम सीन से जो पूरे केमिकल पाउडर या लिक्विड मिलते हैं, जैसे कि NDPS एक्ट के अंडर सीज्ड कॉन्ट्राबैंड्स लाइक ड्रग्स, हेरोइन, कोकेन। ओके, सो ये सब चीजें आर्सन के केस में आग लगाने के लिए यूज किया जाता है। आर्सन, ओके, पेट्रोल, डीजल, एक्सेलरेंट या बॉम्ब ब्लास्ट साइट से मिले RDX, TNT या फिर PETN रेसिड्यू। सो इन केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हाई एंड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ओके,
लिख लेते हैं यहाँ पे फोरेंसिक केमिस्ट्री, फिर ब्लैंक साइड पे चल के एक्सप्लेन करेंगे। सो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। So analyzes chemical substance related to chemical criminal investigation. Evidence like drugs, narcotics, poison, explosive, petroleum product, gas, paint, glass, soil, cosmetic, food sample. Okay. So drug identification, poison analysis, detection of explosive and food adulteration analysis. इन सब ब्रांचेस में, इन सब चीजों में फोरेंसिक केमिस्ट्री का यूज किया जाता है। ओके, तो इन केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हाई एंड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इन हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स को हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा ओवरव्यू अभी भी ले लेते हैं जिससे आगे जाके हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ओके, सबसे पहले आती है गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, सो ये केमिकल एनालिसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड है। गैस क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर के अलग अलग कंपाउंड को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर अलग करती है। ओके, जिसे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर उन मॉलिक्यूल्स को बॉम्बार्ड करके मास टू चार्ज रेशियो फ्रेगमेंट निकालता है जो उस केमिकल का यूनिक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट होता है। ओके, सो थोड़ा गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, सो गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, सो इसके बारे में देखते हैं कि ये केमिकल, सो इसमें क्या होता है कि मिक्सचर के अलग अलग कंपाउंड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर अलग करती है। ओके, मान लीजिए कोई सैंपल है, सो उसके अलग अलग कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उन्हें अलग अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। ओके, सेपरेट करती है, इसे रिटेंशन टाइम भी कहते हैं। ओके, उसके बाद जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उन मॉलिक्यूल्स को बॉम्बार्ड करके, सो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जो अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूल मिले हैं उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर उन्हें बॉम्बार्ड करके मास टू चार्ज रेशियो निकालता है, M/Z, यानी मास टू चार्ज रेशियो। ओके, और ये मास टू चार्ज रेशियो जो होता है ये उस केमिकल का यूनिक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट होता है। ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है, मास टू चार्ज रेशियो हर एक केमिकल के लिए डिफरेंट होता है। ओके, जो भी मॉलिक्यूल्स फाउंड हुए हैं केमिकल के उनके लिए डिफरेंट होता है, ऐसे मानो ये उनका फिंगरप्रिंट होता है। ओके, डिफरेंट होता है लाइक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट। ओके, यू राइट इट डाउन। उसके बाद हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पर चलेंगे।
ओके, सो हम मूव करते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पर। ओके, सो इन दोनों में बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है? सो अगर ड्रग बोतल या पैकेट में मिलता है तो वो केमिस्ट्री का केस है, लेकिन अगर वही ड्रग और पॉइजन ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए और उस पर्सन की डेथ हो जाए तो वो केस टॉक्सिकोलॉजी का बन जाता है। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज। ओके, सो तो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी के टाइम पैथोलॉजिस्ट बॉडी के ऑर्गन्स को प्रिजर्व करता है, जिससे विस्केरा कहते हैं। ओके, stomach with content, liver portion, kidney, blood and humor eye fluid, ये सब चीजें। ओके, तो टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस के लिए विसेरा को सोडियम क्लोराइड, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है। ओके, और फॉर्मल्डिहाइड कभी यूज नहीं करते, क्योंकि फॉर्मेलिन ऑर्गेनिक पॉइजन्स को केमिकल ऑल्टर कर देता है और डीएनए को क्रॉस लिंक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट। ओके, आई एम राइटिंग देम ऑन द ब्लैंक पेज। सबसे पहले देखते हैं कि स्टडी पॉइजन। ओके, स्टडी पॉइजन ड्रग्स अल्कोहल टॉक्सिक सब्सटेंस एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। ओके, मैंने अभी इसका बेसिक डिफरेंस बताया कि फॉरेंसिक बायोलॉजी और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि अगर ड्रग बोतल या पैकेट में मिलता है तो वो फॉरेंसिक केमिस्ट्री का केस है, लेकिन अगर वही ड्रग पॉइजन ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए और पर्सन की डेथ हो जाए तो वो केस टॉक्सिकोलॉजी का बन जाता है। ओके, so evidence like blood, urine, stomach content, liver, kidney, hair, viscera। ओके, इनकी एप्लीकेशन क्या है कि पॉइजन इन्वेस्टिगेशन, ड्रग ओवरडोज केस, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और कॉज ऑफ डेथ को डिटरमाइन करना। लेट्स मूव टू द ब्लैंक स्लाइड। अब हम देखते हैं कि ज्यादातर एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है इस कॉन्सेप्ट के सी टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस के लिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि जो पोस्टमार्टम के टाइम पे पैथोलॉजिस्ट बॉडी के ऑर्गन्स को प्रिजर्व करता है। ओके, सो पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के टाइम पे पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो बॉडी के ऑर्गन्स को प्रिजर्व करता है। सो ऑर्गन्स को प्रिजर्व करता है, जिसे विसेरा कहते हैं। ओके, सो विसेरा कहते हैं ये लगभग स्टमक होता है विद कंटेंट, मतलब उसके अंदर जो भी कंटेंट है, लीवर का पोर्शन हो सकता है, किडनी हो सकती है। ओके, ये सब चीजें हो सकती हैं, आई फ्लूइड हो सकता है। सो जो टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस होता है उसमें विसेरा को सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है। ओके, तो ये जो ऑर्गन प्रिजर्वेशन होता है विसेरा का, मतलब इसे ही विसेरा बोलते हैं, जो ऑर्गन प्रिजर्वेशन होता है, तो इसको सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है। ओके, प्रिजर्व सैचुरेटेड NaCl सोडियम सॉल्यूशन। ओके,
इसे इसे कभी भी फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड यूज नहीं करते, क्योंकि फॉर्मेलिन ऑर्गेनिक पॉइजन को केमिकली ऑल्टर कर देता है और डीएनए को क्रॉस लिंक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। सो टॉक्सिकोलॉजिस्ट पॉइजन को बायोलॉजिकल सैंपल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए क्लासिकल स्टेस ऑटो प्रोसेस यानी अल्कोहल एक्सट्रैक्शन का यूज किया जाता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्री मेजर पॉइजन का टेस्ट डायरेक्ट याद कर लीजिए आप। पहला है आर्सेनिक यानी हैवी मेटल पॉइजन। इसके लिए रींच टेस्ट किया जाता है यानी कॉपर स्ट्रिप पर डार्क डिपॉजिट। और मास टेस्ट मेटेलिक्स आर्सेनिक मिरर फॉर्मेशन यूज होता है। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस डाउन हियर। ओके, सो थ्री मेजर पॉइजन टेस्ट। थ्री मेजर पॉइजन टेस्ट। ओके, पहला है आर्सेनिक हैवी मेटल पॉइजन। तो इसके लिए जो टेस्ट यूज किए जाते हैं वो हैं, मतलब अगर किसी को आर्सेनिक या हैवी मेटल पॉइजनिंग हुआ है तो उसके लिए रेंज टेस्ट, REI रेंज टेस्ट। ओके, इसमें क्या इसमें होता है कि कॉपर स्ट्रिप पर डार्क डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर स्ट्रिप पर डार्क डिपॉजिट। ओके, ओहो, डार्क डिपॉजिट। या फिर मार्च टेस्ट, इसमें मेटेलिक आर्सेनिक मिरर फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। मार्च टेस्ट। मेटेलिक आर्सेनिक मिरर फॉर्मेशन। अगर दूसरा है कि साइनाइड साइनाइड पॉइजन जो होता है। ओके, साइनाइड। साइनाइड वोलेटाइल पॉइजन। ओके, सो इसके लिए यूज होता है पर्शियन ब्लू टेस्ट। पर्शियन, इसके अंदर क्या होता है कि डीप ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है। ओके, ओके, डीप ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है। उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे गैसियस पॉइजन भी कहते हैं।
तब तक ये लिखो भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी गैसियस पॉइजन। ओके। तो ब्लड में कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन परसेंटेज चेक करने के लिए स्पेक्ट्रोमेट्री यूज होती है। ओके। तो उससे पता चलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं। ओके, अब हम अगली ब्रांच पर मूव करते हैं। ओके। अभी हम इन सबको डिटेल में आगे चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी इनका सिर्फ ओवरव्यू है। ओके, सब आती है फिंगरप्रिंट साइंस, जिसको डेक्टिलोस्कोपी भी कहा जाता है। ओके। ओके, so this is the study of comparison of fingerprint for personal identification। और आज हम इस स्लाइड पर इस लेक्चर को एंड कर देंगे, क्योंकि फिर लेक्चर की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। द स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। सो टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट होते हैं लेटेंट, पेटेंट एंड प्लास्टिक। सो इनविजिबल फिंगरप्रिंट रिवील्ड बाय पाउडर और केमिकल प्रोसेस। ओके, ये इनको कहते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट। उसके बाद होते हैं पेटेंट, जो विजिबल प्रिंट लेफ्ट इन ब्लड एंड इंक और डस्ट। ओके, इनको कहते हैं पेटेंट। थर्ड होते हैं प्लास्टिक, जो 3D इंप्रेशन लेफ्ट इन द सॉफ्ट मटेरियल लाइक वैक्स और क्ले। अब इनका एप्लीकेशन क्या क्या है कि क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं, विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं, और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में भी इम्पोर्टेंट। ओके। ओके, सो डेक्टिलोस्कोपी भी बोला जाता है फिंगरप्रिंट साइन को। फिंगरप्रिंट्स ह्यूमन स्किन की एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट डर्मल पेपिली लेयर की वजह से बनते हैं। ओके, ये मदर के वॉम्ब में आफ्टर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पर ही बन जाते हैं, और डेथ के बाद स्किन डिकम्पोज होने तक आइडेंटिकल ही रहते हैं। इवन दो जुड़वा यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट होते हैं। ओके, सो क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट को कंपेयर करने के लिए एक्सपर्ट गैल्टन डिटेल्स ढूंढते हैं, जैसे कि एक रिजिस का अचानक रुकना यानी रिज एंडिंग, दो हिस्सों में स्प्लिट होना बाइफर्केशन, या एक छोटा डॉट होना डॉट और आइलैंड। सो क्राइम सीन पर तीन टाइप के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। पहला लेटेंट फिंगरप्रिंट, जो इनविजिबल होते हैं, इन्हें डेवलप करने के लिए स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री लगती है। फॉर एग्जांपल का पेपर और कबोर्ड पर निनहाइड्राइन स्प्रे किया जाता है। ओके, स्वेट के अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके रूमेंस पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद ग्लास, मेटल या प्लास्टिक पर पाए जाने वाले साइनो एक्रेलेट फ्यूमिंग की जाती है उनके ऊपर। ओके, सो वेपर रिजेस के मॉइस्चर के साथ पॉलीमराइज होकर व्हाइट कोटिंग बना देते हैं। तो ये सब भी मैं लिखूंगा। उसके बाद आते हैं पेटेंट फिंगरप्रिंट, जो विजिबल फिंगरप्रिंट होते हैं, ब्लड या इंक के ऊपर दिखते हैं। ओके। उसके बाद प्लास्टिक फिंगरप्रिंट, जो कि सॉफ्ट पैक्स या क्ले पर बन जाते हैं। ओके, सो अब पैटर्न को उनकी स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं।
लूप पैटर्न सबसे कॉमन होता है इसमें। दो डेल्टा, इसमें एक डेल्टा और एक कोर होता है। थंब पॉइंट, थंब साइन पॉइंट करने वाली लूप, रेडियल लूप, फिंगर, पिंकी फिंगर साइड वाली अल्नर लूप। ओके, सो अभी इन सब चीजों को लिखते हैं डिटेल में। सो लेट्स मूव टू द ब्लैंक स्लाइड। ओके, वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो फिंगरप्रिंट जो ह्यूमन स्किन की एपिडर्मिस के नीचे वाले डर्मल पिपले लेयर की वजह से तैयार होते हैं। ओके, सो आई एम रीडिंग फिंगरप्रिंट्स। सो एपिडर्मिस के नीचे, नीचे प्रेजेंट लेयर की वजह से बनते हैं। 4 मंथ प्रेगनेंसी पर ही बन जाते हैं और टिल डेथ सेम ही रहते हैं हमेशा। डेथ के बाद जब स्किन डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, ओके, तब ये फेड होने लगते हैं। ओके, सो आइडेंटिकल ट्विंस के भी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। 3 टाइप के फिंगरप्रिंट्स हमने पढ़ लिए, लेटेंट, पेटेंट और प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स। ओके, अब इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि वरना ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। ओके, सो आगे के जो ये ब्रांचेस हैं और फिंगरप्रिंट्स में भी अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है डेक्टिलोस्कोपी में, मतलब काफी कुछ बचा हुआ है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, अगर यह लेक्चर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट के साथ शेयर करें और साइंस मेंटर को सब्सक्राइब करें। ओके, सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा ब्रांच टॉपिक सबसे एक्साइटिंग लगा। ओके, सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।